गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब फाइन होंगे। मेरा नाम है राजा और मैं अपने ऑफिशियल चैनल बुलेट राजा पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैंने, जैसा कि स्लाइड में दिखा रहा है, कंप्लीट बायोलॉजी फॉर ऑल एग्ज़ाम ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एट द रेट ऑफ बुलेट राजा। ये जो वीडियो है इसमें पूरा कंप्लीट बायोलॉजी रहेगा। रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, एक्चुअली कि अभी रेलवे के कई एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो स्पेशली उसी को टारगेट करते हुए बायोलॉजी का वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, कोई भी अनवांटेड टॉपिक नहीं है जिसमें टाइम वेस्ट हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है, जैसे कि स्लाइड में दिखा रहा है, सेल। क्या है सेल? द सेल फ्रॉम लेटिन वर्ड अगर देखा जाए तो लेटिन में अगर कहा जाए सेल का मतलब क्या है तो होता है सेला। मीनिंग क्या है? स्मॉल रूम, छोटा सा रूम। अगर लेटिन वर्ड में इसका मीनिंग देखें तो ये क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। A cell is smallest unit of life. Cell are often called building blocks of life. The study of cell is called cell biology. कुल मिला के ये कह रहा है कि सेल जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि नोन है, जो कि हमें पता है, तो उनका सबसे छोटा यूनिट मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है सेल, और स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, फंक्शनल। तो इसीलिए सेल का ये बेसिक डेफिनेशन यही है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना है। तो और एक और क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अब आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। क्या होता है? जैसे कि स्लाइड में डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है। तो जो देखा जाए कि प्रोकार्योटिक सेल बहुत ही वेरी माइन्यूट इन साइज़। देखा जाए तो जो प्रोकार्योटिक सेल है बहुत ही छोटा होता है साइज़ में, लेकिन वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो फेयरली लार्ज इन साइज। सेकंड देखा जाए तो न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लाइड, नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है न्यूक्लियर रीजन, जो न्यूक्लाइड होता है किसमें? प्रोकार्योटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मटेरियल जो भी होता है सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। थर्ड आ जाए तो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, तो इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं इसमें। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इसमें एब्सेंट रहते हैं मेम्ब्रेन जो बाउंड करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स को, लेकिन इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सेल डिवीज़न जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो फिजन और बडिंग से होता है, लेकिन अगर सेल डिवीज़न देखा जाए यूकैरियोटिक सेल में तो माइटोसिस और मियोसिस से होता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि सेल डिवीज़न वाला कि कित में कौन सा सेल डिवीज़न होता है, कि प्लेस होता है, टेक प्लेस होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट किस में रहता है, मेम्ब्रेन के बारे में पूछ लेता है, साइज़ के बारे में पूछ लेता है, क्रोमोसोम्स के बारे में पूछ लेता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अब आता है सेल का स्ट्रक्चर। क्या होता है सेल का स्ट्रक्चर, क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले देखा जाए तो सेल वॉल। वॉल मतलब दीवार। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्ले अ वाइटल रोल इन सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सेल्स। इट इज़ अ थिक आउटर लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज। देखा जाए तो सेल वॉल सेलुलोज से बना रहता है और ये प्रोटेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है सेल्स को प्रोटेक्ट करने में।
दूसरा आता है सेल मेम्ब्रेन. इट इज़ अ डबल लेयर्ड थिन बैरियर सराउंडिंग द सेल टू कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस. ये एक डबल लेयर्ड एक बोला जाएगा कि थिन लेयर है डबल लेयर की, जो कि कंट्रोल करता है एंट्री और एग्जिट सर्टेन सब्सटेंसेस की. अब आता है साइटोप्लाज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट द सेल बाय कीपिंग द सेल ऑर्गेनेल्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. एक मेम्ब्रेन होता है किन के बीच में, सेल ऑर्गेनेल्स के और सेल कीपिंग द सेल ऑर्गेनेल्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर से मतलब कि उसको सेपरेट करता है. दिस हेल्प टू कीप अ सेल इन स्टेबल. साइटोप्लाज्म के वजह से ही सेल जो है वो स्टेबल होता है. साइटोप्लाज्म इज द साइट वेयर मैनी वाइटल बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. साइटोप्लाज्म एक वैसा साइट है जहाँ पे बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन प्लेस होते हैं. नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. It is very important organelle of a cell as it control the complete activity of cell and also plays a vital role in reproduction. न्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्शन में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है और जो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज रहती हैं सबको कंट्रोल करता है. फिर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस बाय सराउंडिंग अराउंड इट एंड एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द सेल न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ अ सेल. सेल के जितने भी ऑर्गन्स है और न्यूक्लियस के बीच में ये एक लेयर होती है. न्यूक्लियॉन्स, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के अंदर होता है. इट प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल राइबोसोम. रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है. क्रोमोसोम, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्रोमोसोम क्या होता है? It is made up of DNA and stored in the nucleus which contain the instruction for traits and characters. ये DNA से बना होता है और न्यूक्लियस के अंदर रहता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अराउंड द सेल. सेल के अंदर जो भी मटेरियल रहता है उनके मूवमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. इट कंटेन एन एंजाइम दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन. ये एक ऐसा एंजाइम कंटेन करता है जो हेल्प करता है बिल्डिंग करने में मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन्स को. द मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज स्टोरेज एंड सिक्रीशन. स्टोरेज और सिक्रीशन के लिए हेल्प करता है. राइबोसोम, इट प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये वाइटल रोल प्ले करता है किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में. माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है. दे आर डबल मेम्ब्रेन filamentous organelles which play a vital role in generating and transforming the energy. Mitochondria play a vital role in various functions of the cell metabolism including oxidative phosphorylation. Mainly mitochondria play करता है vital role in transforming energy. Golgi bodies, it helps in the movement of material within the cell. फिर आता है lysosomes, it also called as suicidal bags as it help in cell renewal and breakdown of old cell. ओल्ड सेल के ब्रेकडाउन को और रिन्यूअल ऑफ न्यू सेल के लिए ये एक टर्म है. सुसाइडल बैग भी इसको बोला जाता है. vacuoles, it helps plant in maintaining its shape. Also it also store water, food waste. जैसा कि लिखा है कि ये प्लांट्स को हेल्प करता है उनका शेप मेंटेन करने में और स्टोर करता है वाटर को, फूड को, वेस्ट को. क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच आर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एसेट्रा. ये फोटोसिंथेसिस का सबसे मेन अगर देखा जाए तो एलिमेंट है प्रोसेस का. अब इसके बाद आता है एनिमल सेल और प्लांट सेल. इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं. एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है, क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है. तो जैसे कि टेबल है
टेबल अगर पढ़ लेंगे तो दोनों क्या होते हैं एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखें ज़रा प्लांट सेल में शेप क्या है, यूजुअली रेक्टेंगुलर होता है। एनिमल सेल सॉरी प्लांट सेल में जो शेप होता है यूजुअली रेक्टेंगुलर होता है। एनिमल सेल ऑफ्टन इरेगुलर होते हैं ज़्यादातर। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल का सबसे मेन इक्विपमेंट है, इसी तब जाके फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं है, इसीलिए उन लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है, इसीलिए वो अपने लिए खाना बना सकता है। वैक्यूल यूजुअली वन लार्ज एंड सेंट्रल, लेकिन अगर एनिमल सेल में देखें तो वन और मोर मच स्मॉलर, छोटे रहते हैं। सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल नहीं होते प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये जो टेबल है इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, मेनली देखा जाए जितना मैंने देखा है क्लोरोप्लास्ट पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, और बाकी फिर सेल वॉल और उनसे आए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड देयर एडिबल पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत, ये डेफिनेटली आता ही आता है। तो पढ़ते हैं, दो लिस्ट हैं। सबसे पहली लिस्ट में कि कौन से फ्रूट की कौन सी एडिबल पार्ट यूज़फुल है। एप्पल, फ्लैशी थैलमस, बनाना, मीसोकार्प एंड एंडोकार्प, कैशियो नट, पेड्यूनकल एंड कोटाइलेडोन्स। तो टिपिकल नेम है बट हो जाएगा याद। कोकोनट, एंडोस्पर्म, ग्राम, कोटाइलोडन एंड एम्ब्रोयो, ग्रेप्स, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा, ग्राउंड नट, कोटाइलेडोन्स, गुआवा, एंटायर फ्रूट। जैक फ्रूट में ब्रैक्ट सीड पेरियंथ, लीची में एरिल। अब सेकंड लिस्ट देखते हैं। मैंगो में मीसोकार्प, मलबरी में एंटायर फ्रूट, ऑरेंज में जूसी हेयर, पपाया मीसोकार्प, पियर फ्लैशी थैलमस, पाइनएप्पल, ब्रैक्ट एंड पेरिनेथ, टोमेटो, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा, वीट, स्टार्ची एंडोस्पर्म। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से आता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखा जाए तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपने लिए खाना बना सकता है, और भी कई फ़ायदे हैं इसके, इस प्रोसेस के, एज अ ह्यूमन और एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं क्या है फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स use sunlight to synthesize nutrients from carbon dioxide and water. Photosynthesis in plant generally involve the green pigment chlorophyll and generate oxygen as byproduct. इसमें देखा जाए तो सन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट CO2 लेता है और पूरी प्रोसेस करने के बाद ऑक्सीजन देता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन हम लोग के लिए यूज़फुल है, तो इसलिए ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रोसेस के लिए सनलाइट होना ज़रूरी है, और वाटर बहुत मेन है इस प्रोसेस के लिए। तो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बहुत ही मेन एलिमेंट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करते हैं। और लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट, एक ग्रीन पिगमेंट, एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है कौन से कलर का, तो ग्रीन पिगमेंट है, तो वो हेल्प करता है जनरेट करने में सब चीज़। अब स्टेप्स देखा जाए कि क्या स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस के। स्टेप 1, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंटर द प्लांट लीफ थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर में एंटर करता है द प्लांट लीफ, है ना, प्लांट लीफ में एंटर करता है थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा एक माइन्यूट एपिडर्मल पोर है इन द लीव्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट विच फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ वेरियस गैसेस एंड वाटर वेपर। स्टोमेटा जो है पोर्स होते हैं, ये छोटे छोटे,
तो ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र जो भी गैसेस होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, उनमें उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे CO2 आता है। स्टेप 2, वाटर एंटर द लीव्स प्राइमरी थ्रू द रूट्स। जो रूट्स हैं प्लांट के, वहाँ से वाटर मिल जाता है। दीज रूट्स आर स्पेशली डिजाइन टू ड्रॉ द ग्राउंड वाटर एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स थ्रू स्टेम। अब क्या होता है, वाटर, ये जो रूट्स हैं, ये इनकी ऐसी बनावट होती है कि ये जो ये ऐसे मतलब डिज़ाइन है कि ग्राउंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं ये लीव्स तक थ्रू स्टेम। स्टेप 3, एज सनलाइट फॉल्स on the leaf surface, the chlorophyll, the green pigment present in the plant leaf, traps the energy in it. Interestingly, the green color of the leaf is also attributed to the presence of chlorophyll. अब सनलाइट जब क्लोरोफिल पे पड़ती है तो वो एनर्जी को ट्रैप कर लेती है। फिर क्या होता है, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग वाटर यूजिंग द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द सन। जो भी एनर्जी सन से डिराइव्ड की गई है उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होता है। हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड हो जाता है इन ऑर्डर टू मेक फूड फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए फूड बनाने के लिए। वाइल ऑक्सीजन जो होता है रिलीज्ड थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा से रिलीज हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि जो भी गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो स्टोमेटा से ही अंदर बाहर जाते हैं, तो ऑक्सीजन निकल जाता है स्टोमेटा से। सिमिलरली इवन एल्गाई एंड बैक्टीरिया यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टू प्रिपेयर फूड। देखा जाए तो एल्गी और बैक्टीरिया भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं और करते भी हैं टू प्रिपेयर फूड, वाइल ऑक्सीजन इज लेट आउट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये था फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस कि कैसे रूट से पानी आता है, मतलब रूट पानी देता है, लेता है, और सनलाइट कैसे आती है, और CO2 स्टोमेटा के थ्रू जाता है। तो ये जब सब मिल जाते हैं तो फिर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्लोरोफिल एनर्जी स्टोर करता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है और फूड भी प्रिपेयर हो जाता है हाइड्रोजन और वाटर वाटर से। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ये। इससे मेनली देखा जाए तो काफ़ी, क्योंकि ग्रीन प्लांट अगर नहीं होते, इसलिए बोलते हैं ग्रीन प्लांट लगाइए लगाइए, इसीलिए बोलते हैं ग्रीन प्लांट ही ये कर सकते हैं और कोई नहीं। अब देखा जाए तो एंटायर प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल केमिकल फार्मूला। एक केमिकल फार्मूला भी आ जाता है क्वेश्चन में, लेवल अगर अच्छा हो, जनरल साइंस का बहुत ही तगड़ा लेवल हो तो ही आता है रिएक्शन, नहीं तो नहीं आता ये। लेकिन अगर आएगा तो ये जो रिएक्शन है सामने, 6CO2 12H2O प्लस लाइट एरो C6H12O6, बहुत ही फेमस है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। फिर क्या लिखा है, वाइल वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस एनर्जी, प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखा जाए तो कुछ नहीं है, ये एक साइकिल है। हम ह्यूमंस को चाहिए ऑक्सीजन और प्लांट को चाहिए CO2। हमको ऑक्सीजन ज़रूरी है जीने के लिए, प्लांट को CO2, तो प्लांट ऑक्सीजन देता है CO2 लेकर, और हम ऑक्सीजन लेते हैं CO2 देकर। तो ये एक मेनली साइकिल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। तो ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है किससे, रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म और उनके फिजिकल सराउंडिंग। देखा जाए तो कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में देखा जाए तो क्या है, लिविंग और वंस लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। जो भी लिविंग, जितने भी लिविंग पार्ट हैं या फिर जो कभी लिविंग थे, है ना, तो ये आ जाता है बायोटिक में। और अबायोटिक में क्या आता है, जो नॉन लिविंग पार्ट है जितने भी इकोसिस्टम में,
ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बायोटिक फैक्टर का एग्जाम्पल देखा जाए, प्लांट्स, एनिमल, डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। और एग्जाम्पल देखा जाए अबायोटिक के तो एयर, वाटर, रॉक्स, सैंड, लाइट, टेम्परेचर। अब नेक्स्ट है फूड चेन एंड फूड वेब। क्या है ये? अ फूड चेन इज अ पाथवे दैट रिप्रेजेंट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ये एक पाथ है। फूड चेन क्या है? एक पाथ है जो एक्सचेंज करती है एनर्जियां, किन से? एक ऑर्गेनिज्म से अदर ऑर्गेनिज्म में। अगर इन अदर वर्ड, इट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हु हीट whom इन बायोलॉजिकल कम्युनिटी। या फिर दूसरे वर्ड में ये कहा जा सकता है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये बताने के लिए कि कौन किसको अपना फूड बनाता है। फूड चेन गो हैंड इन हैंड विथ फूड वेब, दो देयर आर डिफरेंस बिटवीन द टू। अब फूड चेन और फूड वेब में है डिफरेंस है। वाइल अ फूड चेन इज अ सिंगल पाथवे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। फूड चेन जो है वो एक लीनियर या फिर एक सिंगल चेन है, सिंगल पाथवे है एनर्जी ट्रांसफर का। वाइल अ फूड वेब शोज all of the different relationship और possible energy transfer between a selected group और species। और food web जो है वो ग्रुप में selected group और species में शो होता है। देखा जाए तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स? द वन डेट गैदर्स एनर्जी फ्रॉम एन एनर्जी स्पॉट सच एज सन। एन एग्जाम्पल मे बी ग्रास। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो गैदर करते हैं एनर्जी को, ठीक है, जैसे ग्रास हो गए, प्लांट्स हो गए, गैदर करते हैं एनर्जी। अच्छा, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आता है? द वन डेट गेट इट्स एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर सच एज ग्रास हॉपर हु ईट द ग्रास। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनको अपना सीधे जो खाना है वो सीधे मिल जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर से, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, द वन डेट गेट इट्स एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइमरी कंज्यूमर सच एज द रैट हु ईट द ग्रास हॉपर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्टली प्राइमरी कंज्यूमर को अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि इस स्लाइड में क्या आया, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एनर्जी गैदर करते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, वो सीधे, उनको बनाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे जाके प्राइमरी प्रोड्यूसर को ही अपना फूड बनाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाना बनाते हैं। जैसे कि रैट ईट करता है ग्रास होपर को। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रास को ईट किया ग्रास होपर ने, और ग्रास होपर फूड बना रैट का। फिर आता है टर्सरी कंज्यूमर, द वन डेट गेट इट्स एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी कंज्यूमर सच एज द स्नेक हु ईट द रैट। अब देखा जाए तो टर्सरी कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्टली अपना फूड लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर को, जैसे कि सब जानते हैं स्नेक रैट को खा लेता है। फिर आता है लास्ट क्वैटरनरी कंज्यूमर। अब समझ में आ रहा है, दिस इज द वन डेट गेट इट्स एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द टर्सरी कंज्यूमर सच एज द हॉक डेट ईट्स द स्नेक। अब इन सब में वो एनिमल आते हैं जो डायरेक्टली टर्सरी कंज्यूमर को अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि हॉक स्नेक को खा लेता है। अ फूड चेन फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वुड लुक लाइक। अब इसको अगर अरेंज करें सिंपल वन लाइनर में, तो सन से एनर्जी गैदर करता है ग्रास, ग्रास से एनर्जी गैदर करता है ग्रास हॉपर को फूड बनाता है रैट, रैट को फूड बनाते हैं स्नेक, और स्नेक को फूड बनाते हैं हॉक। द एरो ऑलवेज पॉइंट टू हु इज ऑब्टेनिंग द एनर्जी। सिंपल है कि एनर्जी लेने के लिए ये एरो जो है शो किया कि कौन किसे एनर्जी ले लेता है।
अब आते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम पे, कौन होते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस कौन होते हैं, ओमनीवोरस कौन होते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। हर्बीवोरस आर द एनिमल विच आर ओनली ईट प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल ही खाते हैं वो। दिस मीन्स लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, इवन वुड। शीप्स, हॉर्स, रैबिट एंड स्नेल्स। देखा जाए, शीप, हॉर्स, रैबिट, डियर, ये कुछ एग्जाम्पल है हर्बीवोरस के, विच ईट ग्रास एंड लीव्स। अ पैरट हाउएवर विच ईट फ्रूट एंड नट कैन ऑल्सो बी हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे डिपेंड होते हैं। कार्निवोरस ईट मीट। ये ऐसे इंसान मतलब एनिमल हैं जो, ये ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म जो मीट को ईट करते हैं, मीट। A carnivore is a predator because it had to find and catch its prey. Some carnivores, such as wolves, hunt in a group called pack. They move silently and slowly to form a circle around their prey before they attack. देखा जाए तो कार्निवोरस मीट खाते हैं बस। Other carnivores, such as the cheetah, usually hunt alone. The cheetah creeps down its prey without being noticed until 30 meters from it. Then the cheetah starts to run. Some insects are carnivorous. Dragonfly, which hovers so gracefully above the pond, is hunting फॉर अदर इंसेक्ट। इसमें बताया गया कि कितने टाइप के कार्निवोरस अगर देखा जाए तो, कुछ कार्निवोरस ग्रुप में हमला करके अपना फूड गेन करते हैं, तो कुछ चीता के जैसे एक ही अलोन करते हैं हंटिंग, और कुछ इंसेक्ट होते जो कार्निवोरस होते हैं, ड्रैगन फ्लाई। तो ये होता है कार्निवोरस। अब आते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ईट बोथ प्लांट एंड मीट। ओमनीवोरस जो होते हैं वो प्लांट पे भी डिपेंड रहते हैं और वो मीट पे भी डिपेंड रहते हैं। चिकन्स आर ओमनीवोरस। दे ईट सीड बट दे कैन ऑल्सो ईट वॉर्म्स। अब जैसे चिकन्स का एग्जाम्पल ले लिया जाए, चिकन्स जो हैं वो सीड भी खाते हैं, ठीक है, और वो अर्थ वॉर्म्स भी खाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो ओमनीवोरस। हम जो इंसान है वो भी ओमनीवोरस हैं। ऑल्दो सम पीपल चूज नॉट टू ईट मीट, दीज पीपल आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। तो जो मीट नहीं खाते उनको वेजिटेरियन बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इंसान ओमनीवोरस है क्योंकि वो दोनों खाता है। The chimpanzee is omnivorous. It eats fruit, leaves, palm, nut, seed, and stems, as well as bird, eggs, fish, ants, termites. Chimpanzee will occasionally kill and eat baboons and wild pigs. चिंपैंजी है ओमनीवोरस क्योंकि वो फ्रूट प्रोडक्ट्स भी खाता है और वो मीट प्रोडक्ट भी खाता है। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड। Normally 7 to 8% of human blood weight is from blood। देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी का जो 7 to 8% है वो वेट ब्लड होता है। इन अडल्ट्स दिस अमाउंट to 4.5 to 6 quarts of blood. This essentially fluid carries out the critical function of transporting oxygen and nutrition to our cells and getting rid of carbon dioxide, ammonia, and other waste products. In addition, it plays a vital role in our immune system and in maintaining a relatively constant body temperature। देखा जाए तो ब्लड क्या है? ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल्स जो मतलब सेल्स को ग्रो करने के लिए वो ट्रांसपोर्ट करता है, एमोनिया एंड अदर वेट जो भी रहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, और इम्यून सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, तो उसमें हेल्प करता है और कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर में हेल्प करता है। अब आता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। क्या होता है रेड ब्लड सेल? दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। न्यूक्लियस नहीं होते उनमें मैच्योरिटी पे। दे पोजेस होमोग्लोबिन एंड आर रेड। वो हीमोग्लोबिन पोजेस करते हैं और जनरली रेड होते हैं। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस रहता है
उनमें उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। दे आर अबाउट 5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। लाइफ स्पैन कितनी रहती है? 120 डेज रहती है उनकी। इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज द RBC आर फाउंड इन द लाइफ एंड स्प्लीन, but after birth they are formed in the red bone marrow. The process of formation of RBC is known as एरिथ्रोपोएसिस। देखा जाए तो 120 इनकी स्पैन रहती है। ये नॉर्मली रेड होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और देखा जाए तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये जो हैं स्प्लीन के आसपास होते हैं और बर्थ के बाद वो रेड बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। अब आता है WBC, वाइट ब्लड सेल। दे हैव अ लार्ज कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियस। दे आर कलरलेस एज दे हैव नो पिगमेंट। इनका कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस होते हैं। दे हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। दे आर अबाउट 7,000 to 8,000 पर mm³ ऑफ ब्लड। अब देखा जाए तो WBC हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ, बहुत ही मंथ और इवन फ्यू मंथ टू इवन ईयर्स अकॉर्डिंग टू द बॉडीज नीड। जैसे कि बॉडी जैसा नीड करेगी तो वो मंथ या फिर ईयर्स तक उनका स्पैन रहेगा। WBC आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस। ये दोनों प्रोसेस याद रखें, RBC का, WBC का, कितना स्पैन है, कितना इनका मतलब इनके कलर्स याद रखिए कि ये कलरलेस रहते हैं। और क्योंकि अच्छा क्यों कलरलेस रहते हैं? क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता और रेड ब्लड सेल रेड होते हैं। और कहाँ फॉर्म करते हैं? बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। अब नेक्स्ट है ब्रेन। ब्रेन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट देखा जाए तो ऑर्गन है। अब देखते हैं क्या है। The brain is one of the largest and most complex organs in the human body. ये बहुत ही लार्जेस्ट, एक लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। It is made up of more than 100 billion nerves that communicate in trillions of connection called synapses. Synapses, ठीक है। तो the brain is made up of many specialized area that work together. अब देखा जाए तो ब्रेन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ठीक है, जो कि हमारे सोचने में, हमारे जितने भी डिसीजंस रहते हैं सब ऑर्गन ब्रेन को ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ब्रेन का देखा जाए तो क्या है वर्क? स्पेशलाइज्ड एरिया डेट वर्क टुगेदर, ठीक है। देखते हैं। द कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन सेल्स। कॉर्टेक्स क्या है? आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट लेयर है ब्रेन का, ठीक है। थिंकिंग एंड वॉलेंट्री मूवमेंट बिगिन इन द कॉर्टेक्स। देखा जाए अगर पूछा कि कॉर्टेक्स क्या काम करता है, क्या होता है कॉर्टेक्स में, तो यही कि थिंकिंग और वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं। और आउटर मोस्ट लेयर होता है द ब्रेन स्टेम इज बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। बेसिक फंक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड स्लीप आर कंट्रोल्ड हेयर। देखा जाए तो ब्रेन स्टेम जो है वो बीच में होता है स्पाइनल कॉर्ड और बाकी रेस्ट ऑफ द ब्रेन जो है पार्ट उसके। और बेसिक फंक्शन लाइक ब्रीथिंग और सोना, सांस लें सोना, यहाँ से कंट्रोल होता है। बेसल गैंग्लिया आर अ क्लस्टर ऑफ स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के सेंटर में रहते हैं बेसल गैंग्लिया। द बेसल गैंग्लिया कोऑर्डिनेट मैसेजेस बिटवीन द मल्टीपल अदर ब्रेन एरिया। ये मैसेजेस को सपोर्ट करते हैं ये कि जो भी फंक्शन होते हैं, ठीक ना। द सेरेब्लम is at the base and the back of the brain. The cerebellum is responsible for the coordination and balance. बहुत ही important है cerebellum। ये coordination और balance को respond करता है, मतलब कि responsible होता है coordination and balance के लिए। The brain is also divided into several lobes. Frontal lobes are responsible for problem solving and judgment and motor function, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रंट जो लोब्स हैं, बहुत सारे लोब्स में ब्रेन डिवाइडेड है। तो फ्रंट लोब्स में जो
ये रिस्पॉन्सिबल है क्या, किस चीज़ के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट और मोटर फंक्शन। पेरेंटियल लोब्स मैनेज सेंसेशन, हैंड राइटिंग एंड बॉडी पोजीशन। देखा जाए तो पेरेंटियल लोब्स जो है वो हैंड राइटिंग में, सेंसेशन में और बॉडी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जाना जाता है। तो दैट फिर आता है दैट टेम्पोरल लोब्स आर इन्वॉल्व्ड विथ मेमोरी एंड हियरिंग। देखा जाए तो हियरिंग और मेमोरी के लिए टेम्पोरल लोब्स होते हैं। द occipital lobes contain the brain visual processing system। तो ऑक्सीपिटल जो लोब्स होते हैं वो ब्रेन का विजुअल और प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए होता है। द ब्रेन इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ टिश्यू कॉल्ड meninges। द स्कल cranium हेल्प्स प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम फॉर इंजरी। देखा जाए तो स्कल जो होता है वो हेल्प करता है ब्रेन इंजरी होने में, सॉरी प्रोटेक्ट करता है ब्रेन इंजरी होने में। अब आता है नेक्स्ट, लिवर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर। द लिवर इज एन एसेंशियल ऑर्गन दैट हैज मेनी फंक्शन इन द बॉडी इंक्लूडिंग मेकिंग प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, मैन्युफैक्चरिंग ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड बाइल प्रोडक्शन। एक क्वेश्चन आता है कि बाइल प्रोडक्शन किस चीज़ से रिलेटेड, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होता है क्वेश्चन और आता है। तो लिवर के सब फंक्शन है। द लिवर इज अ लार्ज ऑर्गन दैट सिट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बेली। इसकी पोजीशन जो है राइट साइड ऑफ द बेली है। द लिवर इज बॉडीज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। अगर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन का क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, तो वो है लिवर। Many different diseases process can occur in the liver, including infections such as hepatitis, scarring, cancers, and damage by medication और toxins। देखा जाए तो काफ़ी डिसीज भी आते हैं, हेपेटाइटिस आता है, स्कैरिंग आता है, कैंसर्स आता है, डैमेज होता है जो मेडिकेशन और टॉक्सिन्स से होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट, हार्ट। Chambers of heart. The heart is a muscular organ about the size of a fist, located just behind and slightly left of the breastbone। इसमें हार्ट का बताया है कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि स्लाइटली लेफ्ट होता है ब्रेस्ट बोन के, ठीक है। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब क्या है, हार्ट का फंक्शन मेनली बताया गया है कि ब्लड पंप करता है हार्ट, किन की मदद से, आर्टरीज और वेन्स की मदद से, और ये दोनों मिलके बनते हैं जो टर्म कहलाता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। हार्ट हैज 4 चेम्बर। देखा जाए तो हार्ट के 4 चेम्बर हैं। राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द वेन्स एंड पंप इट टू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम अगर जो है देखा जाए तो ब्लड को रिसीव करता है वीन्स से और पंप कर देता है उसको राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल रिसीव द ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंड पंप इट इनटू द लंग्स वेयर इट इज लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ लोकेटेड विथ ऑक्सीजन। तो अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, वो ब्लड रिसीव करता है राइट एट्रियम से और पंप कर देता है लंग्स में, जहां पे वो लोड होता है ऑक्सीजन के साथ। फिर क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर क्या होता है कि एट्रियम जो है लेफ्ट वाला वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और पंप कर देता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर द लेफ्ट वेंट्रिकल द स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर। देखा जाए तो क्वेश्चन अगर आए व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर इन द हार्ट, तो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो। पंप ऑक्सीजन, वो क्या करता है, वो पंप करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। द लेफ्ट वेंट्रिकल विग्रस कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट आवर ब्लड प्रेशर। द कोरोनरी आर्टरीज रन अलोंग द सरफेस ऑफ द हार्ट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट मसल। देखा जाए तो आर्टरीज जो है, कोरोनरी आर्टरी अलोंग द सरफेस ऑफ द हार्ट, वो प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट मसल में। अ वेब ऑफ नर्व टिश्यू ऑल्सो रन थ्रू द हार्ट conducting the complex signal that govern contraction and relaxation।
सराउंडिंग द हार्ट इज अ सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। देखा जाए तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हार्ट पे आते हैं कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा होता है, और कौन सा ब्लड कहाँ पंप होता है, कौन सा पार्ट किस कौन से ब्लड को कहाँ पंप करता है, ये इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन। विटामिन, one of the most important topic. Vitamin are organic compound that are needed in some quantities to sustain life. Most vitamin need to come from food. अब देखा जाए तो विटामिन जो है वो बॉडी में नहीं होते, वो आपको फूड खाने से, फूड लेने से ही आएंगे, अंदर नहीं होते वो। तो विटामिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए, ठीक है। विटामिन आर क्लासिफाइड एज आइदर फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल। देखा जाए तो फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल हैं टाइप्स विटामिन के। तो फैट सॉल्यूबल जो है उनमें आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और वाटर सॉल्यूबल में आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से विटामिन का नाम क्या है। देखा जाए तो विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी1 का नाम है थियामाइन। विटामिन बी2 राइबोफ्लेवाइन। विटामिन बी5 पेंटोथेनिन एसिड। विटामिन बी6 पायरोडाक्सिन। विटामिन बी3 नियासिन और निकोटिन एसिड। विटामिन बी7 बायोटिन। विटामिन बी9 फॉलिक एसिड। विटामिन बी12 कोबैलिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्कीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के पाइथोमेनाडोन। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक्स मैं बाद में बता दूंगा। जो मेरे ट्रिक्स वाले सेक्शन होते हैं वहाँ पे मैं ट्रिक्स अपलोड कर दूंगा। ये थियोरेटिकल पार्ट है इसलिए मैं अभी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो डेफिशिएंसी आती है। केमिकल नेम तो आता ही है, डेफिशिएंसी भी आती है। तो विटामिन ए जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, अगर वो ना मिले तो क्या डिजीज़ आएंगी, नाइट ब्लाइंडनेस आएगा, बहुत फेमस है। विटामिन बी1 की वजह से क्या आएगा, इट इज़ अ स्किन एंड बोन डिसऑर्डर डिजीज, स्किन और बोन डिसऑर्डर आएगा। बी2 की वजह से क्रैकिंग ऑफ स्किन, क्रैकिंग ऑफ लिप्स और क्रैकिंग ऑफ टंग। देखा होगा टंग, स्किन और लिप्स क्रैक होते हैं तो वो बी2 के जो विटामिन बी2 है उसकी कमी से होते हैं। और देखा जाए तो बी3 में वाइटनिंग ऑफ हेयर, लॉस ऑफ मेमोरी, डेमेंटिया और इंसोमिया। हेयर वाइट होते हैं तो वो विटामिन बी3 के वजह से होते हैं। मेमोरी लॉस भी होती है उसमें, हो सकती है। इंसोमिया। बी5 पेलेग्रा, डायरिया, डिप्थीरिया जितने भी हैं वो सब उसके डिफिशिएंसी से होते हैं। बी6 स्किन डिसऑर्डर होते हैं बी6 से। बी7 हेयर फॉल, इससे भी एनीमिया होता है। बी12 स्किन डिसऑर्डर, इंसोमिया, एनीमिया। सी ब्लीडिंग ऑफ गम्स, पायरिया जो बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कि विटामिन सी से क्या डेफिशिएंसी होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी आती है, तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स, पायरिया जिसको बोलते हैं, स्वेलिंग ऑफ गम्स, तो गम से रिलेटेड एक्चुअली। विटामिन डी, अब देखा जाए तो विटामिन डी द एक ओनली विटामिन है ऐसा जो कि प्रिपेयर नहीं होता हमारी बॉडी में। रिकेट्स चाइल्ड के उसमें रहेगा तो रिकेट्स, मेल में रहेगा तो ऑस्टियोमेल्चिया, और अगर फीमेल में होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन ई टोकोफेरॉल जिसको बोलते हैं, तो लेस फर्टिलिटी, जिसको भी लेस फर्टिलिटी हो रही है तो विटामिन ई की कमी से हो रही है। और विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है विटामिन के की डेफिशिएंसी कौन सी डिसीज होती है, तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें से देखा जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विटामिन के, ब्लीडिंग ऑफ गम्स विटामिन सी, और विटामिन डी रिकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर कंपेयर टू आरएनए स्ट्रक्चर, देखा जाए तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है।
देखा जाए तो शुगर जो होता है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, आरएनए में राइबोज होता है, बेसिस एडेनाइन, ग्यूनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, और आरएनए में देखा जाए तो एडेनाइन, ग्यूनाइन, यूरेसिल और साइटोसाइन। स्ट्रैंड्स देखा जाए तो डबल स्ट्रैंडेड विथ बेस पेयरिंग बहुत मजबूत, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड इसीलिए वीक होते हैं डीएनए से। हेलिक्स यस होते हैं और आरएनए में नहीं होते हैं। लिस्ट ऑफ ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कोलेरा, एंथ्रैक्स, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, बोटुलिज्म, सिफिल्स, टिटनस बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रैकोमा, ट्यूबरकुलोसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, टाइफाइड इंपॉर्टेंट, और वूफिंग कफ। और इनके सामने इनके नाम रखे हैं, पॉज करके आप पढ़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंजा, मम्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, रेबीज एंड सार्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय फंगी, एथलीट फुट, डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ, मलेरिया, एमाइबिक डिसेंट्री, ट्राइपैनोसोमियासिस। Disease caused by flatworm and roundworm, filariasis, hookworm diseases, roundworm diseases and blood fluke diseases। अब ये जो टेबल मैंने ऐड किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, फेमोर थाई बोन, स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, स्टेप्स इन ईयर्स, नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी 75 ट्रिलियन, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी देखा जाए तो 6 लीटर इन 70 kg बॉडी, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल देखा जाए तो इन मेल 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, और फीमेल में देखा जाए तो 4 to 5 मिलियन क्यूबिक पर क्यूबिक एमएम, है ना। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 100 to 120 डेज। लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी 3 to 4 डेज। नॉर्मल वाइट ब्लड सेल देखा जाए काउंट क्या है, 5000 से 10,000 पर क्यूबिक एमएम। टाइम टेकन बाय आरबीसी टू कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ सर्कुलेशन देखा जाए तो 20 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। अदर नेम ऑफ रेड ब्लड सेल देखा जाए तो एरिथ्रोक्राइट बोलते हैं, साइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल देखा जाए तो मोनोसाइट्स, स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल देखा जाए तो लिम्फोसाइट। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स देखा जाए तो काउंट अगर 1,50,000 से 400,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर होते हैं। हेमोग्लोबिन मेल में देखा जाए तो 14 से 15 ग्राम पर 100 क्यूबिक कैपेसिटी होती है ब्लड की, और फीमेल में 11 से 14 ग्राम पर 100 क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ ब्लड। एचबी कंटेंट देखा जाए तो 500 से 700 ग्राम्स। पीएच वैल्यू देखा जाए यूरिन की 6.5 to 8, और पीएच वैल्यू ब्लड की देखा जाए 7.36 to 7.41 होती है। वॉल्यूम ऑफ सीमेन देखा जाए तो 2 से 5 ml पर एजुकुलेशन। नॉर्मल स्पर्म काउंट देखा जाए तो 250 से 400 मिलियन पर एजुकुलेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा जाए तो 28 डेज। मीनोपॉज एज देखा जाए तो 45 से 50 ईयर्स। ब्लड क्लॉटिंग टाइम देखा जाए तो 3 to 5 मिनट्स। वेट ऑफ ब्रेन देखा जाए तो 1300 से 1400 ग्राम इन ह्यूमन अडल्ट। नॉर्मल ब्लड प्रेशर बीपी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 120/80 mmHg। यूनिवर्सल ब्लड डोनर ओ ग्रुप और यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्शन देखा जाए तो AB, ये भी इंपॉर्टेंट आते हैं दोनों क्वेश्चन। एवरेज बॉडी वेट 70 kg। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ब्रीथिंग रेट देखा जाए तो रेस्ट के टाइम 12 to 16 पर मिनट। नेम नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स तो 31 पेयर्स होती हैं। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड। जेस्टेशन पीरियड देखा जाए तो 40 वीक और या फिर 9 कैलेंडर मंथ भी बोल सकते हैं। नॉर्मल हार्ट बीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 72 बीट्स पर मिनट। लार्जेस्ट ग्लैंड देखा जाए तो लीवर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लार्जेस्ट आर्टरी अयोर्टा। लार्जेस्ट वीन इंफीरियर वेना क्या हुआ। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व देखा जाए तो
सिएटिक नर्व। लॉन्गेस्ट सेल देखा जाए तो न्यूरॉन नर्व सेल। मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्रॉपर विजन 25 सेंटीमीटर होती है। एक मिनिमम डिस्टेंस अगर देखा जाए तो प्रॉपर विजन की 25 सेंटीमीटर। पल्स रेट 72 पर मिनट। थिनेस्ट स्किन देखा जाए तो आईलिड्स होती हैं। वेट ऑफ हार्ट 200 से 300 ग्राम। अब ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी एरिस्टोटाइल। फादर ऑफ मेडिसिन देखा जाए तो हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स जी मैंडल। उन्होंने रिसर्च किया था पी प्लांट पे। नेम जेनेटिक वॉज कॉइंड बाय डब्ल्यू वॉटसन। डिस्कवरी ऑफ सेल साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय सेचुलिन एंड सचवान। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन देखा जाए तो विलियम हार्वी। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट देखा जाए तो एलेक जेफरीज। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन, जो कि उन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन स्पीशीज, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन देखा जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, होगो डी वेरियस। Theory of inherent of acquired characteristics was given by Jean B. Lamarck in his book Philosophic Zoologic. Father of taxonomy, Linnaeus. Discovery of bacteria, Antony von Leeuwenhoek. The discovery of DNA देखा जाए तो जेम्स वॉटसन एंड क्रिक इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ आरएनए जेम्स वॉटसन एंड आर्थर अर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया पैरासाइट एंड ट्रीटमेंट देखा जाए तो रोनाल्ड रॉस। डिस्कवरी ऑफ एंटीजन कार्ल लैंडस्टीनर। सेक्स हार्मोन वर डिस्कवर्ड बाय स्टेनिक। और इंसुलिन और डायबिटीज़ वाज डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। अब ये जो वीडियो था दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आने वाले रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं इससे बाहर का मैं गारंटी दे रहा हूँ बायोलॉजी में नहीं आएगा। और इसके बाद अपकमिंग वीडियो है 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैंने छांटा है बायोलॉजी के लिए, तो वो आएगी। तो जब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बी हैप्पी, बाय।